तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। तो इससे पहले हम तीन चीज़ें जानते हैं कि हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ लिए। अब उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़ने के बाद हमारे पास तीन टाइप के डिस्कशन हो सकते हैं। पहला हो गया सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो अभी हम कवर करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम सेंटर स्टेट रिलेशंस को ही डील करेंगे। तो पहला डिस्कशन होगा अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस। जब हम गवर्नमेंट के डिस्कशन के बाद देखेंगे तो फिर एक और टॉपिक आता है इंटर स्टेट रिलेशंस, क्योंकि उसमें हमने देख लिया कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में गवर्नमेंट बनाया जा सकता है। जैसे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ रिलेशंस हमें डील करने होंगे। तो हम आज जानेंगे कि कैसे वो रिलेशंस डिसाइड किए जाते हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशन एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया इंटर स्टेट रिलेशंस, और एक टॉपिक है रीजनल काउंसिल। जिसमें से आज के हमारे टॉपिक का डिस्कशन है द वेरी फर्स्ट वन, सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो वैसे आप सभी जैसे कि जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और एक अलग ही रीजन है जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये पांच ऑन द बेसिस ऑफ 5 जोग्राफिकल लोकेशंस हमने ये रीजनल काउंसिल वाला डिस्कशन आगे के लिए रखा है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेंटर स्टेट रिलेशंस को अगर हम डील करें तो इसमें आती है फिर से फर्दर डिवीज़न, जो कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला डिवीज़न को हम कहेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ नोन मीन्स इट इज़ divided on the basis of legislative, and the second one is administrative, I mean relations. legislative relations कैसे होंगे, administrative relations कैसे होंगे, और फिर थर्ड रिलेशन जो होगा वो फाइनेंशियल कैसा होगा। और ये हम किसके बेसिस पे किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रहे हैं हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, यानी कि सेंट्रल पावर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में कैसे रिलेशंस होने चाहिए। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात जो कही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्ट नंबर 11 में बात की गई है, और ये बताता है आर्टिकल 245 से 255 तक इन टॉपिक्स के बारे में बात की गई है लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। अब बात करें अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में, तो ये पार्ट 11 में बात की गई है, जो कि आर्टिकल नंबर 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक मेंशन किया गया है। और फाइनेंशियल रिलेशंस को मेंशन किया गया है पार्ट नंबर 12 में, जो कि आर्टिकल 268 से 293 के बीच में आता है। इसके बारे में बातें लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप लोगों को, जो लोग नए हों और उन्हें पता ना हो कि ये पार्ट क्या है, तो एक्चुअली वो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा पूरा देश फॉलो करता है। हर एक व्यवस्था के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिटन फॉर्म में है, जो पूरा रिटन होने के दौरान इसको 3 पार्ट में बांटा गया था, और इन तीनों चीज़ों को कहते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, अगर हम समझने की तरह से समझे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 एलिमेंट्स हैं उसमें से सबसे पहला एक है पार्ट, और दूसरे एलिमेंट को कहते हैं हम स्केड्यूल्स। आर्टिकल्स लिख देती हूँ मैं। और फिर आएगा स्केड्यूल्स। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे पास मान लीजिए टोटल 395 कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें से
कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया। शुरू में डिवाइड किया गया था उसे, आई गेस 1 मिनट। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं तो इन आर्टिकल्स को समझने के लिए टॉपिक वाइज 22 पार्ट्स बनाए गए। 22 पार्ट्स बनाए गए ताकि अलग अलग टॉपिक्स को एक पार्ट में डाला जाए। तो उस तरीके से 22 पार्ट्स बना दिए गए और हर पार्ट में कुछ आर्टिकल्स डाल दिए गए। और जो चीज़ आर्टिकल्स में नहीं डाले जा सके, जिससे कि पार्ट्स बहुत लंबा बन जाता, तब एक टर्म लाया गया शेड्यूल्स। तो इस तरीके से अभी करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 395 आर्टिकल्स थे और अभी वो 491 हो चुके हैं, सॉरी 448 होगा। तो अभी करेंटली हमारे पास 448 आर्टिकल्स है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 395 आर्टिकल्स थे हमारे पास और 22 पार्ट्स में बांटा गया था। उन आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स में बांट दिया था और जो 22 पार्ट्स में नहीं अट पाए थे उनको 8 शेड्यूल्स में बांट दिया गया था। यानी कि हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। और करेंटली एट प्रेजेंट अभी हमारे पास 448 आर्टिकल्स है एंड 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। तो ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हम उसके आगे पढ़ रहे हैं अभी। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, जिसमें 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था और इन सभी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी पार्ट 11 में, यानी 25 पार्ट्स है, उसमें से 11वें पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 245 से लेके 255 के बीच में जो आर्टिकल्स आएंगे वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताएंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। उसी तरीके से पार्ट 11 में, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे पार्ट 11 नहीं होगा, हाँ पार्ट 11 में ही आर्टिकल नंबर यहाँ पे 255 था, अब जो 256 से कंटिन्यू होके 263 तक बात की गई है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में और फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में बात की गई है आर्टिकल 268 जो कि पार्ट 12 में आता है और यहाँ से 293 तक। तो अब धीरे धीरे हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। लेजिस्लेटिव रिलेशंस तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में अगर हम अच्छे से जाने तो इसको हमें 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करना पड़ेगा। 4 पार्ट में कैटेगराइज करने के लिए फिर से मुझे वो चार्ट बनाना होगा और सबसे पहले मैं लिखूँगी यहाँ पे। तो फर्स्ट ये 4 एस्पेक्ट्स में बांट दिए गए हैं। 4 एस्पेक्ट्स में से अभी मैं सारे एक एक करके यहाँ पे लिखूँगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पहला वाला एक्सपेक्ट लिख लेते हैं। तो पहला एक्सपेक्ट है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। सेकेंड एस्पेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। And our third aspect will be central's control over state legislation. Center's control over state legislation. 1 minute. Legislation. और 4th एस्पेक्ट हमारा जो है वो है ऐसे
फोर्थ एस्पेक्ट अगर मैं लिखूँ तो वो होगा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, इन द स्टेट फील्ड। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस में पढ़ना है। सबसे पहला जो कि टेरिटोरियल एक्सटेंट, यानी हमें ये कंटेंट पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जो बाउंड्रीज, जोग्राफिकल एरियाज, रीजन्स के बारे में बात करेगी। टेरिटोरियल एक्सटेंट यानी कि सेंटर और स्टेट जो बाउंड्रीज शेयर करेगा, जो जोग्राफिकल एरिया शेयर करेगा, उसके बारे में जो लॉज होंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, मैटर ऑफ डिस्कशन, या फिर कोई भी जो इशू है या फिर कोई भी एक टॉपिक है जो गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे लॉज बनाने हैं या फिर जिसके बारे में डिस्कशन करना, उसको हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे एक सब्जेक्ट। तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें कौन सा वाला सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिस्ट में जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर थर्ड है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशंस, यानी जो स्टेट के रूल्स होंगे उस पर सेंटर का कैसा कंट्रोल होगा, वो बात करेंगे हम यहाँ पर थर्ड लेजिस्लेटिव रिलेशंस में। और फोर्थ हो जाएगा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन होगा वो स्टेट में कैसे काम करेगा। ये सारी चीज़ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो है ये वाला पॉइंट नंबर 2, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। तो अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे हाईलाइट करके अलग से लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट्स में क्लासीफाई पहले करेंगे कि कितने टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट्स सबसे पहले हो जाएगा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट को हम सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं, यूनियन या फिर सेंट्रल लिस्ट। दूसरे जो लिस्ट के बारे में बात करेंगे वो है स्टेट लिस्ट। और फिर जो स्टेट में भी कॉमन होगा, जो सब्जेक्ट और सेंट्रल में भी कॉमन होगा, वो अलग से एक टर्म है उसके लिए, कंकरेंट लिस्ट, उसके लिए एक अलग से लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है, जो लॉ होगा वो सेंटर का चलेगा, लॉ बाय सेंटर। और स्टेट लिस्ट में जो लॉ होगा दैट विल बी बाय द स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। एंड कंकरेंट लिस्ट में स्टेट एंड सेंटर बोथ कैन मेक लॉज, स्टेट एंड सेंटर दोनों ही लॉज बना सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, दोनों ही कैन मेक लॉज। क्योंकि हम ये थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है कि कौन से लिस्ट को किस में रखना इम्पॉर्टेंट है, किस में क्यों रखा गया है, लेकिन हम टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होंगे, किस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं कॉलम बना लूँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए कि ये बता रहा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो आप देखिए ये यूनियन लिस्ट के लिए, ये स्टेट लिस्ट के लिए और ये कंकरेंट लिस्ट के लिए। ओके, तो प्रेजेंटली हमारे पास 100 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन शुरू में जब बनाया गया था ये सारा सिस्टम तब ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स ही थे, जो बाद में बढ़ के यूनियन लिस्ट में यानी कि सेंट्रल लिस्ट में आ गए हैं, यानी 3 बढ़ गए, अभी प्रेजेंटली ये है। और स्टेट लिस्ट में अगर हम देखें तो 61 सब्जेक्ट्स ऐसे जो प्रेजेंटली है और 66 जो है वो पहले थे। ओरिजिनली 66 थे, बाद में घट के 66 से घट गए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे घट रहा है, तो 66 से रिड्यूस होने के बाद सब्जेक्ट्स बच गए प्रेजेंटली 61 सब्जेक्ट्स इन दी स्टेट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 थे जो बाद में बढ़कर 52 सब्जेक्ट्स हो गए, ये ओरिजिनली था और वो एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट ओरिजिनली।
ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में हमने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हो गए अगर हम सबको जोड़ लिए तो एट प्रेजेंट वी हैव 213 सब्जेक्ट्स। अगर मैंने सही जोड़ा तो 213 सब्जेक्ट्स वी हैव। जोड़ के देख लेते ना, ये ओरिजिनली था, इसको हटा देते हैं। 100, 61, 52, तो 110, 13 ऐसे ही हो रहा है, दिख रहा है 213, राइट। 213 सब्जेक्ट अभी है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, वैसे आपको एक सीक्वेंस में याद रखना चाहिए कि कौन सा लिस्ट कितना पावरफुल होगा। तो अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ लिस्ट के बारे में देखें कि कौन सा इन टर्म्स ऑफ पावर्स, अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ पावर्स कौन सा लिस्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर जैसे कि कोई इशू है जिसमें वो स्टेट लिस्ट का इशू है और अगर उसमें यूनियन सेंट्रल पावर आकर के उसमें इंटरफेयर करे तो क्या वो वैलिड होगा या फिर उसमें कोई एक्शन लिया जाएगा। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा लिस्ट कितना पावरफुल है। लिस्ट कहने का मतलब है जो गवर्न किया जा रहा है किस स्टेट के द्वारा या किस सेंटर के द्वारा, तो क्या ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ये सबसे पहले हो जाएगा सेंट्रल लिस्ट विल बी मोर पावरफुल, यानी कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनको कौन गवर्न करेगा, उनको गवर्न करेगा सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्न करेगा, तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। यूनियन के आगे कोई भी नहीं है, उसके आगे कोई भी अपना डोमिनेंस नहीं दिखा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में दोनों को पावर है, स्टेट को भी और यूनियन को भी, लेकिन फिर भी अगर बात किसी एक को चूज़ करने की आएगी तो यूनियन लिस्ट के ही पॉइंट ऑफ व्यू को माना जाएगा। और उसके बाद है स्टेट लिस्ट, यानी कि मैक्सिमम पावर जो हो जाए। वैसे कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, बट नौबत अगर ऐसी आ गई कि इंटरफेयर के बिना काम नहीं चलेगा, अगर स्टेट का ही मैटर है बट वो दूसरे स्टेट से रिलेटेड है, तो उसमें एक स्टेट अपने स्टेट के लिए सिर्फ रूल्स नहीं बना सकता है, उसमें बाकी स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन लेने का काम होगा उसमें वो सेंट्रल पावर डिसाइड करेगी कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, ना कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो इशू हुआ है उस स्टेट की बात नहीं मानी जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टेट लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सेंट्रल लिस्ट, उसी तरह कंकरेंट लिस्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और ये सीक्वेंस है मोर पावर टू लेस पावर, मोर पावर ऊपर में, नीचे मैं कह देती हूँ मिनिमम पावर। ये बस समझने के लिए मैंने से बना के लिख दिया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं किस लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए हम जल्दी से एक लिखेंगे, चार्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट। अब सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट में हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। सबसे पहले एक सब्जेक्ट है बहुत कॉमन, डिफेंस। डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। फिर है बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इज़ ऑल्सो अंडर यूनियन लिस्ट, बैंकिंग। एंड देन फॉरेन अफेयर्स, ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाएगी किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी, क्योंकि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल सेंट्रल करे तो ही अच्छे से कर पाएगी, क्योंकि उसका इफेक्ट तो पूरे कंट्री में दिखेगा ना। इसीलिए उसको स्टेट लिस्ट में ना रख के उसको यूनियन लिस्ट में रखने का यही रीज़न है। करेंसी, अब करेंसी के टर्म में क्या क्या आ सकता है आप ये सोचिए। करेंसी का डीमोनेटाइजेशन हो रहा है, विड्रॉबल हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें आएंगी। डीमोनेटाइजेशन मैटर तो करेंसी से ही है, लेकिन ये बस मैंने ऐसे समझने के लिए लिखा है। विड्रॉवल हो गया करेंसी का, वो सारी चीज़ें जो भी उससे रिलेटेड है फॉर एग्जांपल, तो ये सब हो गया यूनियन लिस्ट में। फिर आ जाएगा एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। कम्युनिकेशन, इसके बाद है इंटरस्टेट ट्रेड, या फिर आप कह लो ट्रेड एंड कॉमर्स। अब अलग अलग स्टेट में ट्रेड कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ एक स्टेट का मुद्दा नहीं हो गया ना, वो तो पूरे देश का मुद्दा हुआ, पूरे देश का। फिर है सेंसस की जनगणना के बारे में, तो ये सारे पॉइंट्स को रखे गए हैं, जनगणना लिखने की जरूरत नहीं, ये सारे पॉइंट्स को रखे गए हैं हम लोग ये रखे गए यूनियन लिस्ट में। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट।
स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट के अंदर में आएगा। सबसे पहले आ जाता है पब्लिक ऑर्डर। वैसे मुझे लिखना तो कंकरेंट लिस्ट चाहिए था, बट वो बाद में लिखूंगी, पहले स्टेट लिस्ट हम लिख लेते हैं। स्टेट लिस्ट में सबसे पहले आएगा पब्लिक ऑर्डर, कि पब्लिक ऑर्डर कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डील की जाएगी अंडर द स्टेट लिस्ट। पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, आप देखते हो कि अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग ड्रेस कोड होता है। गुजरात, आई थिंक मैंने हाल में पढ़ा था कि गुजरात के पुलिस का ड्रेस कोड वाइट होता है, आई गेस, आई एम नॉट सो श्योर, बट ऐसे किसी का ड्रेस कोड वाइट होता है। तो अलग अलग सिस्टम फॉलो किया जाता है अलग अलग स्टेट में। तो ये पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सिस्टम हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, हर स्टेट में वैरी करेगा। तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है ये चीज़ें। फिर थर्ड पॉइंट है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। उसके बाद एक पॉइंट है एग्रीकल्चर, खेती, हर जोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है ना खेती। तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंडीशंस फॉलो की जानी चाहिए वहाँ पे, इसलिए उसके लिए अलग लिस्ट में डाल दिया गया, स्टेट लिस्ट में डाल दिया। फिर कैटल रियरिंग हो गया या फिशरीज हो गया, इन सबको रख दिया गया है स्टेट लिस्ट के अंदर में। फिर एक है प्रिजनर्स सिस्टम, प्रिजनर्स यानी कि जेल वगैरह वाला सिस्टम, प्रिजनर्स सिस्टम, इसको भी स्टेट लिस्ट में रखा गया है। जेलिंग मतलब लोगों को कौन से जेल में रखना है, ये वो स्टेट में अलग अलग बनाए गए हैं। फिर है नंबर 6 लोकल गवर्नमेंट, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेट के बारे में जो लोकल गवर्नमेंट होगी उस स्टेट की, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी ना स्टेट वाला। जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, तो हर पंचायत अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वैरी करेगा ना, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसके बारे में वो लिस्ट बनाए तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, लॉ बनाए आई मीन टू से। नेक्स्ट लिस्ट हमारा हो सकता है कैटल फिशरिंग और फिशरीज, तो मैंने लिख दिया कैटल रियरिंग। फिर हो सकता है मार्केट्स, सारे तो 100, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि 100 सब्जेक्ट्स है हमारे पास, 100 सब्जेक्ट्स, 61 सब्जेक्ट्स, 52 सब्जेक्ट, तो सारे अलग अलग मैं नहीं लिख रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख के यहाँ पे बता रही हूँ। तो एक सब्जेक्ट है, ये भी हो सकता है मार्केट्स। मार्केट्स आर ऑल्सो अंडर दी स्टेट लिस्ट। मार्केट्स में आ जाते हैं बहुत सारे टॉपिक्स, तो पार्किंग फैसिलिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, टैक्सेस, municipalities, all these are kept under the state list etc. तो ये हमने बात कर ली इतनी स्टेट लिस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे कंकरेंट लिस्ट के बारे में। तो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो सब्जेक्ट्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा। सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट यानी कि वैसे लिस्ट जिसमें सेंटर और बोथ स्टेट दोनों का ही लॉ मेकिंग डिसीजंस माना जाएगा, सेंटर स्टेट बोथ, बट सेंटर डोमिनेट्स। ओके, याद रखिए आप, सेंटर डोमिनेट्स। अगर कोई इशू हुआ और दोनों एग्री नहीं है तो सेंटर का डोमिनेंस ही माना जाएगा। अगर कोई सेंटर डोमिनेट्स लिख दूँ, सेंटर डोमिनेट्स, center dominates if conflict arises, okay, then state has no power, वो पावर लेने का डिसीजन लेने का पावर जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, यानी कि सेंट्रल पावर ही गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी। तो अब देख लेते हैं कितने सारे लिस्ट हैं इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला लिस्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, आई मीन टू से सब्जेक्ट कितने हैं, तो वो पहला सब्जेक्ट है मैरिज एंड डिवोर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट। मैरिज एंड डिवोर्स आर केप्ट अंडर द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि मैरिज भी तो 2 अलग अलग स्टेट्स में भी हो सकती है, तो वो पूरा मैटर होता है अलग अलग स्टेट्स को एक साथ हैंडल करने के लिए इसको कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया है। फिर दूसरा मैटर है पॉपुलेशन कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो केप्ट अंडर कंकरेंट लिस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल को।
उसके बाद एक टर्म है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को भी दोनों ही सेम लिस्ट में रख दिया गया है जो कंकरेंट लिस्ट में है। फिर है लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ड्रग्स एंड मेडिसिन, ड्रग्स एंड मेडिसिन। उसके बाद है बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। इन डिपार्टमेंट्स को रख दिया गया है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, प्रिंटिंग प्रेस। अब एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस वाला एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक पोस्टर वाला एक इशू हुआ था। पोस्टर कुछ लगा दिया गया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, पोस्टर लगा दिया गया था, तो उसको फोर्सफुली इट वाज फोर्स टू रिमूव दी posters, remove the posters. So the posters were forced to remove. पोस्टर्स जिसने लगाया था उनको फोर्स किया गया था कि आप पोस्टर हटा दो। तो यहाँ पे किसका डोमिनेंस हो गया? सेंट्रल पावर का डोमिनेंस हो गया, क्योंकि उस टाइम उसी पॉलिटिकल लीडर की गवर्नमेंट थी, तो उसका डोमिनेंस यहाँ पे देखा गया ना। तो ये जो सारे टर्म्स हमें देखने को मिले वो बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि ये सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, तभी तो उन्होंने ये पावर यूज़ करी होगी। तो ऐसे सारे लिस्ट हमने पढ़ लिए, सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए इम्पॉर्टेंट। तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कुछ चीज़ें और, जैसे कि एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 का है, 1976। तो इसमें क्या हुआ था कि few subjects were added, few subjects which were earlier part of, कुछ सब्जेक्ट जो कि पहले पार्ट थे स्टेट लिस्ट के, which were the part of the state but added to concurrent list with this amendment। अब आपको मैं बता दूं कि अमेंडमेंट क्या होता है, जिन्हें नहीं पता। अमेंडमेंट वो चीज़ होती है कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया वो 395 आर्टिकल्स हमारे पास टोटल थे, अभी हमें उनमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबकी राय मशवरा के हिसाब से वो चीज़ बदलनी, थोड़े चेंजेस उसमें करने ही पड़ेंगे। तो वो जो अप्रूव करने का जो प्रोसेस है वो एक अमेंडमेंट के थ्रू किया जाता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्स्ट्रा जगह दे देते हैं, उस आर्टिकल में एक वर्ड ऐड कर देते हैं। अगर मान लिया 9th आर्टिकल में चेंजेस किए हमने और कुछ नया लेकर आ रहे हैं, तो उसमें हम लिख देंगे 9A। तो उस आर्टिकल में 9 तो पहले से था ही, अब 9A भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से एक आर्टिकल बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल उसकी काउंटिंग 395 ही रहेगी। लेकिन ऐसे A लगाकर B लगाकर हम उसमें नए अमेंडमेंट्स ऐड करते जाएंगे। तो ये हो गया अमेंडमेंट्स का कंसेप्ट। तो उसी तरह मैं यहाँ बताना चाह रही थी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट की अंतर्गत 1976 में जो सब्जेक्ट पहले से ही स्टेट लिस्ट में आते थे उनको बाद में कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है एजुकेशन। एजुकेशन पहले पार्ट हुआ करता था स्टेट लिस्ट का, बट नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद है फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट का कोई इश्यू हो गया जो कि स्टेट लिस्ट में तो था, बट उसको उसके स्टेट के वजह से फॉरेस्ट के उस पर्टिकुलर स्टेट में उसके लिए कोई और रूल बना रहा है और वो पूरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है, या फिर वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो वो स्टेट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में वो फॉरेस्ट, बट वो इम्पैक्ट कर रहा है अदर स्टेट्स को भी, उसके नियर बाय स्टेट्स को। तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट तो आज आना चाहिए ना कंकरेंट लिस्ट में, ताकि क्योंकि वो तो नेशनल मैटर बन सकता है, इसीलिए उसको हमने
उस लिस्ट से बदल करके कंकरेंट लिस्ट में डालना अच्छा समझा। तो इस तरीके से बहुत सारी जो चेंजेस हुए उसमें से एक चेंजेस ये भी है, वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। और एक टर्म है प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ऐसे करके ये 5 सब्जेक्ट्स थे जिसको हमने आई मीन टू से गवर्नमेंट ने पहले रखा था स्टेट लिस्ट में, बाद में ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लिया अबाउट दी सब्जेक्ट्स ऑफ दी यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट। तो यहाँ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया जो हमने स्टार्ट किया था अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। ये टॉपिक किसके अंदर आ रहा था, अंडर दी लेजिस्लेटिव रिलेशंस। और लेजिस्लेटिव रिलेशंस हम किसके अंदर पढ़ रहे थे, अंडर दी सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ओके तो यहाँ पर हमने ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ लिया और समझ लिया। अब और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमें पढ़ना ज़रूरी है, ज़रूरी तो सारा है बट टाइम के हिसाब से अभी हम ये वाला टॉपिक अच्छे से समझेंगे, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। तो आइए जल्दी से इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा टॉपिक था पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। तो बात कर रहे थे हम पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड के बारे में कि पार्लियामेंट का क्या रोल रहेगा स्टेट के वर्किंग में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिलेशन आएगा उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि व्हेन राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन, अगर राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास करती है, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन, तो राज्यसभा का इम्पैक्ट पड़ा ना पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो वो रिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट के जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर नेशनल वाइज जो भी इमरजेंसी गाइडलाइंस जारी की जाती है वो पॉइंट्स फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से मेंटेन करेंगे सेंट्रल रिलेशंस एंड स्टेट रिलेशंस एक दूसरे के साथ। फिर एक पॉइंट है व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, व्हेन अ स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, जब भी कोई स्टेट है उसके पर्टिकुलर इशू के बारे में उसने अगर कोई रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई इशू हो रहा है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैसे हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं फ्लड आया या फिर कहीं पे कोई भी कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी होती है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो राज्य है वो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने में अगर बहुत अच्छे से सक्षम नहीं है तो वो वहाँ पे नेशनल हेल्प, आई मीन टू से सेंट्रल हेल्प ले सकता है। तो यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंदर आता है। फिर एक पॉइंट है टू इम्प्लीमेंट नेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो कैसे हर स्टेट में करवाएंगे, और मतलब अगर सेंटर ने गाइडलाइन जारी की तो हर स्टेट में कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं
इसके अंदर। फिर और एक पॉइंट है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, जब प्रेसिडेंट रूल चल रहा होता है तब वहाँ पे कैसे काम करेगी गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट्स के रूल को कैसे फॉलो करवाएगी वो स्टेट अपने अपने स्टेट में, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में कैसे वो रूल्स को फॉलो करवाएंगे, वो लॉज को कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में, जो कि 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। वो अभी हमने ये दोनों पॉइंट्स को डिटेल्स में पढ़ लिया। अब यहाँ पे हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस ख़त्म हो गया, और लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बाद हमें देखना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, इन शॉर्ट हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ के ये टॉपिक को कवर करके आगे बढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का मतलब हो गया कि हमें वो कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट करानी है, यानी कुछ लॉज हैं। लेजिस्लेचर्स का काम था लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी थी। अब एडमिनिस्ट्रेटर एक तरह से एग्जीक्यूटिव्स की तरह रोल प्ले करेंगे। तो इनको आप कह सकते हो कि ये एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो एग्जीक्यूटिव्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करेंगे, तो एग्जीक्यूटिव पीएम भी एक एग्जीक्यूटिव होता है, जिसको मैंने बोला था रियल हेड होता है। फिर उस टाइम पे जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके अंदर आप सभी को पता ही होगा आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी में तो बहुत फेमस है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ये सारे जो पोस्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं, एक्सेट्रा, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, ये सब उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव ही हो जाते, एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं ये लोग। यानी कि यूपीएससी के अंतर्गत जो भी सेंट्रल चीज़ें हैं, सेंट्रल पोस्ट हैं, ये एक एग्जीक्यूटिव्स हैं। और फिर पीसीएस के अंदर जो भी पीसीएस हो गया, वो बीपीएससी, आई मीन टू से यूपीएससी, ये यूपीएससी वाला पार्ट था, ये हो गया छोटे छोटे, आई मीन टू से जो प्रोविंसेस है हमारे इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर जो भी हेड पावर है वो जिनके हाथों में, वो सारे ऑफिसर्स, वो सब एग्जीक्यूटिव्स कहलाएंगे। तो वो एग्जीक्यूटिव्स कैसे उसको फॉलो करवा रहे हैं अपने स्टेट में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, यहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को समझ सकते हैं। तो ये अभी इससे क्वेश्चन के व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्विच करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। तो अभी हम देखेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू, जैसे कि मैंने बताया था कि फाइनेंशियल रिलेशंस को हम किस पार्ट में पढ़ते हैं, तो हम इसको 12th पार्ट में पढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12th पार्ट में इसके बारे में डिटेल्स लिखी गई है, जो कि आर्टिकल नंबर 268 से लेकर 293 में डिटेल्स दी गई है अबाउट फाइनेंशियल रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिटन है डिटेल्स में, अगर आप चाहे तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। हमें बस वो याद रखना 268 से लेकर 293। तो इसमें एक रेवेन्यू वाला टर्म है, रेवेन्यू के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो रेवेन्यू 2 टाइप का होता है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल हो गया जीएसटी, जो अभी हम लोग सब जानते हैं, और नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल हो गया जैसे रेलवेज़ हो गए। रेलवेज़ के लिए हमें अलग से टैक्स नहीं देना पड़ता है, एयर इंडिया, ये सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी कि जिसकी सर्विसेज का फ़ायदा तो हम उठाते हैं बट उसके लिए अलग से कोई टैक्स नहीं देते। लेकिन टैक्स रेवेन्यू यानी कि एग्जांपल जीएसटी, अभी तो जीएसटी है क्योंकि सबको पता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए कभी 18% जीएसटी चार्ज करते हैं, होटल्स के लिए 12% एक्सेट्रा रेवेन्यूज़ जो चार्ज करते हैं। और पहले एक आता था टर्म वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स पहले हम लोग किसी प्रोडक्ट में लिखा आता था कि उसमें हम इतना वैल्यू एडेड टैक्स दे रहे हैं, तो वो सब भी एक टाइप था टैक्स रेवेन्यू का। लेकिन अभी हमारा सिस्टम में थोड़े चेंजेस आ गए, तो वो अभी जीएसटी में कन्वर्ट हो गया है हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम में। तो हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट जीएसटी देते हैं और कभी कभी वो इनडायरेक्ट भी देते हैं, बट हाँ, हम हर सर्विसेज के लिए जो चार्ज देते हैं एज अ टैक्स,
वो हो गया जीएसटी। तो ये टैक्स रेवेन्यू का एक एग्जांपल है। तो अभी हम देखेंगे कि टैक्स रेवेन्यूज़ को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो टैक्स रेवेन्यूज़, हाउ दीज टैक्स रेवेन्यूज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सो we'll study more detail about this. तो जैसे कि आपको पता है कि पहले हमारे इंडिया में, अभी तो जीएसटी तब से आ रहा है जब से हम लोगों ने देखा मोदी जी की सरकार जब से आई, तब से ये जीएसटी वाला सिस्टम हमारे सामने आया है। लेकिन उससे पहले जो वैट वाला सिस्टम था, तब के लिए लॉज बनाए गए थे। वो उनका अभी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो उसमें 4 पॉइंट्स में 3 पार्ट्स में पहले बांटा गया था। तो उसको मैं लिख देती A, B and C करके। सबसे पहला था, इसको बस आप पॉइंट्स याद करें, इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अभी हमारे डेली यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट वाज टैक्स लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड, मतलब टैक्स सेंटर के द्वारा लिया जाता, टैक्स सेंटर को दिया जाता था, बट कलेक्ट कौन करता था? कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, बाय स्टेट्स। और ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 268 में। इसका एग्जांपल है स्टैम्प, यानी स्टैम्प पे जो टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी पे जो टैक्सेस लगते थे, वो हम टैक्सेस देते किसको थे? स्टेट को देते थे, बट वो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद एक वर्ड है सर्विस टैक्स। जब हम कोई भी सर्विसेज लेते थे, किसी भी चीज़ की सर्विसेज अगर हम ले, तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता था, यानी कि टैक्स लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट। appropriated by both center and state, and it is mentioned in the article number 268A। अभी मैंने आपको बताया था A का मतलब हो गया अमेंडमेंट, जो भी चीज़ें बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है विद सर्टेन चेंजेस, उसको कहते हैं अमेंडमेंट। अब नंबर 3 हो गया टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर इटसेल्फ, levied and collected by center but assigned to the state, but assigned to the state, but assigned to the state, and this thing is mentioned in the article number 269। so ये continued है 268, 268A and 269। उसके बाद डी नंबर भी है, जो मैं यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, को आगे एक्सटेंड करके यहाँ अगर मैं लिख दूँ डी एंड अगेन यहाँ पे हो जाएगा ई। तो डी में क्या रहा है? टैक्सेस लेविड बाय, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय the center but distributed between center and state, and it is mentioned in the article number 270। एंड ये था हमारा 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट भी हम यहाँ से देख लेते हैं। लास्ट 5th पॉइंट सेज दैट टैक्सेस विच आर लेविड, जो भी टैक्सेस लिया जा रहा है और कलेक्ट किया जा रहा है बाय द सेंटर, लेकिन उसको फिर सेंटर और स्टेट दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जा रहा है अपने अपने काम के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट,
सेंटर एंड स्टेट। और इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 270 में। आप ये नंबर ई लिखूंगी। एक्चुअली ये वाला सेम टू सेम रिपीट हो गया, डी वाला, ये तो डी पॉइंट ही है। ई नंबर में था सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस, सरचार्ज एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे, कुछ टैक्सेस थे। सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस, ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज, एंड ड्यूटीज। सरचार्ज का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, मैं लिख देती हूँ। सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर पर्पस ऑफ द सेंटर, जो सेंटर के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था उन टैक्सेस को, फॉर पर्पस ऑफ द सेंटर। तो इस तरीके से टैक्स कलेक्ट किए जाते थे और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था कि उसको स्टेट में यूज़ कराना है या फिर सेंटर में यूज़ करवाना है। तो ये चीज़ें मेंशन की गई है आर्टिकल नंबर 271 में। तो ये हमने पढ़ लिया रेवेन्यू के बारे में, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू तो पढ़ लिया, टैक्स रेवेन्यू पढ़ लिया। अब हमें एक छोटा सा टॉपिक कवर करना है, वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, हमें बस सर्टेन पॉइंट्स देखने हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू मैं टॉपिक लिखती हूँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो सब्जेक्ट्स आते हैं इम्पॉर्टेंट, वो ऐसे क्लासिफाई कराए गए हैं कि कुछ सेंट्रल होंगे और कुछ स्टेट होंगे। सेंटर के अंदर कुछ चीज़ें आ रही होंगी, कुछ स्टेट के अंदर में आ रहे होंगे। तो सेंट्रल जो सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए हमारे पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जो कि पहले बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, अभी भी पोस्ट तो है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। नेक्स्ट पॉइंट इज रेलवेज, जो कि अभी भी सेंटर के अंदर आता है, रेलवेज। एंड थर्ड वन इज ब्रॉडकास्टिंग, ये सब सेंट्रल टॉपिक्स है, ब्रॉडकास्टिंग। फोर्थ वन इज करेंसी, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में, तो कुछ चीज़ें तो रिलेट करेंगे यहाँ पे। फिर फिफ्थ वन है सेंटर पब्लिक, सेक्टर पब्लिक, जैसे होता है ना स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, वैसे सेंटर पब्लिक इंटरप्राइज। उसके बाद है ONGC, उसके बाद है लाइक अदर सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू सिस्टम में। फिर एक पॉइंट है LIC ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ पीपल्स इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें आ गई नॉन टैक्स रेवेन्यू में अंडर द सेंटर। और फिर स्टेट के अंदर आ जाता है इरिगेशन एंड फॉरेस्ट। वैसे तो फॉरेस्ट को बाद में कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, बट यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू सिस्टम में हम यहाँ पे फॉरेस्ट रखेंगे। फिशरीज भी है एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यहाँ पे हमने देखा था सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यहाँ लिख देती हूँ उसको, 1 मिनट। स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशंस। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ख़त्म हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो हम इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में
पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम आज अपना डिस्कशन कंक्लूड करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।